नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का एक और नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पहला लेसन होगा, पहला चैप्टर होगा, पहला पार्ट होगा, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पूरा लेकर आऊँगा। कल मैं आपको जो है से पीछे पूरा सिलेबस बताया था, पूरा टॉपिक इस चैप्टर का बताया था। तो आज मैं इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए आज के सभी प्रश्नों को जानते हैं। महत्वपूर्ण सुपर 30 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो एग्जाम जो सेशन है इसका शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग सीखेंगे, महत्वपूर्ण रूप से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने है। क्या कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्या कहलाता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कौन सा होगा, कौन होगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन को जवाब देते जाइएगा और एक बार टोटल करके आप बताइएगा कितना आप जवाब दे पाते हैं। तो ये आज का प्रश्न, जो पहला प्रश्न है उसका आंसर होगा एप्पल। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि आप पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं घटित होता है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन का आंसर एप्पल हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? आप कौन से, लोहा होता है, इस्पात होता है, जिसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए कौन से धातु की परत चढ़ाई जाती है? इस चीज को बताना है कि तांबा है, चांदी है, सोना है या जिंक है। कौन से धातु परत चढ़ाई जाती है, कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो सुरक्षित रह सके? तो इसमें जिंक का चढ़ाया जाता है। तो इसका वास्तविक आंसर डी हो गया। क्या हो गया? जिंक को चढ़ाया जाता है। जिंक का लेपी किया जाता है, इसको गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का सूत्र बताना है कि कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कौन सा होगा? CaO, CaOH के होल्ट वाइज, CaCO3 या Ca, कौन होगा? तो इसका वास्तविक आंसर बी होगा। कौन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? तो इसका वास्तविक आंसर बी हो गया। 3 का वास्तविक आंसर बी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है जिंक, ये Zn है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बना रहा है और कॉपर यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अभिक्रिया जो दी गई अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है इसे बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित करके अलग कर दे रहा है, और जिंक जो है से सल्फेट के साथ आकर के बैठ जा रहा है ना। तो जिंक सल्फेट का निर्माण किया और कॉपर अलग हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि कॉपर को सल्फर से विस्थापित कर दिया कौन? जिंक। अर्थात तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, कि वियोजन अभिक्रिया होगा? तो ये चूंकि कॉपर को स्थापित कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, अपने जगह से हटा दे रहा है, तो इसलिए क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा। कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है या पोटेशियम है? कौन सा इसमें सबसे अधिक क्रियाशील? तो क्रियाशीलता के श्रेणी से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर में आता है पोटेशियम। कौन आता है? पोटेशियम। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 का आंसर डी हो जाएगा। 5 का आंसर यहाँ पे आप लोग देखें डी हो जाएगा। तो साग सब्जी का विघटित होना, छठा क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जैसे कि आप जानते हैं साग सब्जी विघटित होकर के कंपोस्ट तो बनता ही है, साथ साथ बहुत सारे ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। काफी कराएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड H2 के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड है, सॉरी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है
हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और जल बना रहा है, कॉपर और जल बना रहा है। तो ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, तो उपचयन होगा, अपचयन होगा, उदासीनीकरण होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसे इसको से हरास हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ जुट रहा है, यानी कि दोनों प्रकार की प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका वास्तविक आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। साथ में आपका आंसर डी, सात का आंसर डी हो गया। अगला है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड के साथ है ना विघटित होकर, कैल्शियम कार्बोनेट विघटित होकर के टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो किस प्रकार का विक्रिया है? तो यह एक बड़ा अणु है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो छोटे छोटे अणुओं में क्या हो रहा है? विघटित हो रहा है। तो कौन सा विक्रिया होगा? वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो कौन सा होगा? वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्यों वियोजन अभिक्रिया होगा? क्योंकि ये बड़ा अणु जो है इसे टूट करके छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण कर रहा है, बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये होगा। और 9वां नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ये ह्रास होगा यहाँ पे कमी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की कमी होता है तो क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संचारण, इनमें से कोई नहीं। उपचयन, अपचयन, संचारण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑक्सीजन का कमी हो रहा है? क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगा? तो ऑक्सीजन की जहाँ पे कमी होता है वो अपचयन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? अपचयन अभिक्रिया होता है। चलिए यहाँ पे आगे समझते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण, विकृत गंधिता या सदलेपन, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? तो जो लोहा पर गंध लगता है, जंग लग जाता है, उसको संक्षारण कहा जाता है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ग्रामर क्वेश्चन है, संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा अभिव्यक्त रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। जो संकेत और सूत्र के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण, संकेत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। संकेतों सूत्रों के माध्यम से जो अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है, अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान है तो यह समीकरण कहलाता है। यानी कि अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या कुछ होता है? समान होता है। तो क्या कहलाता है? असंतुलन, संतुलन, कंकाली समीकरण, द्रव्यमान संरक्षण के प्रतिकूल होता है। क्या होता है? तो इस समीकरण को हम कौन सा समीकरण बोलते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का भी पालन किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर के परमाणु की संख्या समान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलन के बताना है कि इसमें कौन जो समीकरण ऐसा है जो संतुलित नहीं है। तो संतुलित नहीं है वो समीकरण को आपको बताना है। देखिए यहाँ पे H2 है, Cl2 है, तो HCl बनाया तो 2HCl, ये तो लगभग बराबर, हाइड्रोजन दो गो, क्लोरीन दो गो, हाइड्रोजन क्लोरीन दो गो। KClO5, KClO5 है, KCl है और O2 है। तो KCl यहाँ पे KCl दूगो है, तो KCl दूगो इधर भी हो गया। ऑक्सीजन पान ये हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 दूना 10 को हो गया, यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में कमी है, यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या है? कमी हो रहा है। और अगला देखते हैं, अगला में मिला लेते हैं, PbNO2 है, PbO है और NO2 है, दूगो हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे ये भी है और ये इसमें भी थोड़ा सा डॉट है, ये भी नहीं है, और ये H2O, O2 और ये CO2, ये तो ठीक है, संतुलित है। कौन असंतुलित है? असंतुलित समीकरण को हमको पहचान करना है। तो इसमें ये जो है से असंतुलित होगा, सी वाला जो है से असंतुलित होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है? इसमें संतुलित वाला को बताना है कि कौन जो है से संतुलित समीकरण है। देखिए Fe और Cl2, Fe Cl3, यानी कि Cl3 यहाँ पे आ गया तो असंतुलित हो गया।
NH4 NO2 तो N2 दूगो H 4 गो और O दूगो, तो N जो है से यहाँ पे N दूगो है, हाइड्रोजन 4 गो है और ऑक्सीजन दूगो है, तो इसके हिसाब से ये तो संतुलित लग रहा है। चलिए और समीकरण को हम देख लेते हैं। उसके बाद Fe है, O2 है, तो ये 3 गो आ गया, ये नहीं है। Br के Br है तो इसमें भी नहीं है, Br2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये भी नहीं है, अर्थात आंसर हो गया बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा संतुलित समीकरण। अगला क्वेश्चन है जिन अभिक्रिया में, 15 क्वेश्चन नंबर है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा अवशोषण होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा अवशोषण होने वाला यानी कि ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊष्मापोषी, ऊष्माक्षेपी, अपघटन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊर्जा को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, अर्थात इसका ऊष्मापोषी अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? ऊष्मापोषी अभिक्रिया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? आपका सिल्वर क्लोराइड H2O, सिल्वर ब्रोमाइड HCl, कौन सा होगा? तो AgCl होगा। कौन सा होगा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरा रंग का परत चढ़ना किसका उदाहरण है? चांदी जैसे कि देखते हैं ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो काला हो जाता है, और तांबा को छोड़ देते हैं तो हरा हो जाता है। ये किसका उदाहरण है? कौन सी क्रिया का उदाहरण है? पेंट होना, ईषद लेपन, संचारण या सौंदर्यीकरण, किसका उदाहरण है? तो ये संचारण का उदाहरण है। संचारण की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है? संचारण की वजह से होता है। अगला है चिप्स की थैली में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चिप्स जो आप लोग खाते हैं सभी को, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, या फिर खाद्य पदार्थ जो पैकेट में आता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन भरा जाता है, ऑक्सीजन भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है, या इनमें से कोई नहीं रहता है? कौन सा रहता है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, चूंकि इसका उपचयन की प्रक्रिया जो होता है ना धीरा होता है, धीमी गति से खराब होने देता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन भरा जाता है, कची नाइट्रोजन भरा जाता है, ताकि पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत ना हो और गंध खराब होने से बच जाता है इसके लिए। 19 नंबर में क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गैस उपचयन अभिक्रिया सबसे धीमी होती है? कौन सी गैस ऐसा है जिसमें उपचयन की क्रिया धीमी होता है? तभी आपको बताया कि नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो ऑक्सीकृत कम होता है, यानी कि धीरे गति से होता है, तो इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, नाइट्रोजन। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति होती है। जब वायुरोधी बर्तन होता है यानी कि पैकेज होता है, बंद होता है, पैकेट में होता है, क्या होता है? पैकेज में होता है, बंद होता है। वायुरोधी का मतलब वायु उसमें प्रवेश न करे ऐसे पदार्थ, खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, तो उसमें उपचयन की गति क्या होता है? तो उपचयन की गति धीम होता है, तीव्र होता है, बराबर होता है, अति तीव्र होता है, तो क्या होता है? उपचयन की प्रक्रिया जो है से धीम होता है, धीमी होता है, ताकि उसमें खराब ना हो, इसलिए उपचयन की प्रक्रिया जो है इसे धीमी गति से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, अभी ये हो गया 21 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है मोमबत्ती में मोम का पिघलना, मोम जो है से पिघल जाता है, पुनः मोम में परिवर्तित हो जाता है। मोमबत्ती का जो मोम होता है पिघल करके पुनः मोम में परिवर्तित हो जाता है। ये किस प्रकार का परिवर्तन? तो परिवर्तन आपको दो तरह के बताया गया है। परिवर्तन दो तरह के होता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या है? मोम पिघल करके मोम में बन जा रहा है, तो ये कौन सी विक्रिया होगा? रासायनिक होगा, प्राकृतिक होगा, यांत्रिक होगा, या भौतिक परिवर्तन होगा? कौन सी परिवर्तन होगा? तो भौतिक परिवर्तन होगा। चूंकि वो पिघल करके उसी अवस्था में फिर आ जा रहा है, फिर से ये मोमबत्ती पिघल जाएगा तो फिर से इसको मोमबत्ती बनाया जा सकता है, इसलिए मोमबत्ती को पिघलना, मोम का पिघलना जो है से भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। यहाँ पे है मोमबत्ती का जलना, चूंकि जल जा रहा है, मोमबत्ती जो है, बत्ती जो है ऐसे क्या हो रहा है? यहाँ पे जल जा रहा है, तो जल जा रहा है तो फिर से तो परिवर्तन नहीं हो सकता है उसका, तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। आगे समझते हैं श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? जो श्वसन हम लोग साफ लेते हैं, श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये श्वसन की क्रिया जो होता है कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन की क्रिया जो है से कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा।
सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में क्या होता है? सिल्वर की क्रियाशीलता जो है कॉपर की तुलना में क्या होता है? तो सिल्वर सिल्वर की जो क्रियाशीलता होता है कॉपर की तुलना में कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो क्या होता है इसमें जो है से कम होता है। सिल्वर की क्रियाशीलता जो है कॉपर की अपेक्षा कम होता है। कॉपर अधिक के क्रियाशील होता है और सिल्वर कम क्रियाशील होता है, जिसके कारण वो जल्दी से खराब नहीं होता है, इसलिए आभूषण बनाया जाता है सिल्वर का। अगला 25 नंबर है, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा होता है। यानी कि कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु द्वारा क्या होता है? जैसे कि जानते हैं कम ताकतवर जो होता है अधिक ताकतवर लोगों के द्वारा सताया जाता है, भगाया जाता है। अब स्थान में यहाँ पे कह रहा है कम क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, इसलिए विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन होगा। इसका वास्तविक आंसर विस्थापन हो गया। 26 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक मतलब उसमें ऑक्सीजन का संयोग करता है। ऑक्सीकारक कौन सा है? तो इसमें आपका ऑक्सीकरण H2S होगा। क्या होगा? H2 हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जाना जाता है, H2O होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पाचित होता है, तो शरीर में हम लोग जटिल कार्बनिक यौगिक लेते हैं, छोटे छोटे अणुओं में विघटित होता है। क्या होता है? विघटित होता है। यानी कि कौन सा अभिक्रिया हो गया? संयोजन हो गया, अपघटन हो गया, उदासीनकरण हो गया, वैद्युत अपघटन हो गया। कौन सा अभिक्रिया होगा? तो इसका जो अभिक्रिया होगा वो शरीर में जो है से भोजन पदार्थों का अपघटन होता है, इसलिए ये हो गया अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया हो गया? अपघटन अभिक्रिया हो गया। कौन सा विक्रिया हो गया? अपघटन अभिक्रिया हो गया। चूंकि विघटित होता है ना, भोजन का अणु जो है से टूटता है ना, तो टूटने वाली क्रिया क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है जो किसी भी अभिक्रिया को क्या करता है? बढ़ा देता है, तेज कर देता है। जैसे एक अग्नि जलते हुए घी डालते हैं तो घी क्या करता है? अग्नि को तेज कर देता है। उसी प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक को डालते हैं तो वो क्या करता है? अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है, अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। इसलिए आंसर इसका एप्पल होगा। क्या होगा इसका आंसर? एप्पल होगा। 29 नंबर में क्वेश्चन है कि दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। यानी कि आयनों का विनिमय मतलब अदला बदली कर लेते हैं। आयनों का क्या करते हैं? अदला बदली कर लेते हैं। तो आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, उभय विस्थापन कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, वैद्युत अपघटन। तो इसको बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन, द्विविस्थापन, है ना? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन